वेलकम टू द बायोवर्स एवरीवन। हाथ काटा होगा आपने, हाथ कटा होगा आपका ज़िंदगी में कभी ना कभी, सेब काटते हुए, अपने नेल्स काटते हुए या कोई काम करते हुए, एक्सीडेंट होते हुए कटा तो ज़रूर होगा, सबका कटा है हाथ। तो भाई ब्लड जो निकलता है हमारे हाथ से वो हमेशा क्यों नहीं निकलता, वो जम क्यों जाता है वहाँ पे, रुक क्यों जाता है, रुक कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये तो आप सब जानते हो कि भाई खून निकल जाएगा तो जान चली जाएगी। रुक कैसे जाता है, दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस विच अकर्स इन आवर बॉडी, इन आवर ह्यूमन बॉडी। देखिए कितनी फैसिनेटिंग है हमारी ह्यूमन बॉडी कि आपका जो खून निकला वो कुछ देर के लिए कुछ थोड़ा ही ब्लड लॉस होता है, उस ब्लड लॉस को वहीं पे कंट्रोल कर लिया जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कोगुलेशन एंड दैट होल साइकिल इज नोन एज कोगुलेशन कैस्केड। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मैंने प्लेटलेट्स की बात की थी, प्लेटलेट्स पर मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ पे मैं लगा दूंगा, प्लेटलेट्स आप देख लो अगर आपको और तफसीर में जानना है और विस्तार में जानना है प्लेटलेट्स के बारे में। खैर आप लोगों को इतना अंदाज़ा होगा कि प्लेटलेट्स करते क्या हैं कि जहाँ पे भी हमारी बॉडी में कट लगता है वहाँ से अगर खून बहना शुरू होता है, प्लेटलेट्स साहब लोग पहुँच जाते हैं। किस लिए? ताकि उस खून को वहीं पर रोका जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खून हमारी बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस को बचाया जा सके। अब देखिए, लेकिन सिर्फ प्लेटलेट से काम नहीं करते, बहुत सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ क्लॉटिंग कौन कौन से हैं? प्लेटलेट्स, फिब्रिन विच इज प्रेजेंट एज फिब्रिनोजन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो नीट रिलेटेड है, तैयार रहिएगा, इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए। हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, वीडियो जब आगे बढ़ेगी तो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कुछ ध्यान से एकदम पढ़ना है इस वीडियो को, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अपने फोकस की, भाई फोकस का दान करें थोड़ा मेरे तरफ और ध्यान दें। फिब्रिन कैसा प्रेजेंट होता है? फिब्रिनोजन के फॉर्म में। कहाँ पे? ब्लड प्लाज्मा में। और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी घूम रहे होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ पे होते हैं? ये भी प्लाज्मा में होते हैं। देखिए अब जैसे ही आपका हाथ कटा, मैंने प्लेटलेट्स वाली वीडियो में बताया था कि एंडोथेलियल सेल्स के कांटेक्ट में या कोलेजन प्रोटीन के कांटेक्ट में जैसे ही प्लेटलेट्स आते हैं वो तुरंत क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होते ही तुरंत अपने भाई बंधु को बोलने लगते हैं कि भाव आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिस बात की तनख्वाह पा रहे हैं वो काम करने का टाइम आ गया है, अब एक बैरिकेड बनाने का टाइम आ गया है। अब बैरिकेड बनाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो हमारी बॉडी में पीछे से ब्लड वेसल से आ रहा है उसको वहीं पर रोका जा सके। अरे भाई सीधी सी बात है, डैम है, एक डैम में अगर एक होल हो गया एक बड़ा सा, तो पूरा का पूरा पानी तो उस डैम के थ्रू दूसरे साइड पे चला जाएगा या बाहर चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? एक स्टेपनी लगाते हैं। टायर पंचर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जाके वो टायर वाले के पास बोलते हैं कि भाई इस टायर को ट्रीट कर दो। क्या करता है? स्टेपनी लगा देता है। वैसे ही प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। अब देखिए प्लेटलेट्स तो पहुंच गए, लेकिन इतना तेज ब्लड फ्लो है पीछे से हमारे ब्लड वेसल्स में कि वो प्लेटलेट्स वहां पे स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, ये ध्यान से सुनिए। देखिए दो पाथवे चलती है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। इन दोनों का मुराद मकसद क्या होता है? इस फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देना। किसमें? फिब्रिन में। इन दोनों का मुराद मकसद क्या होता है? मेरे साथ बोलिए, एक बार फिर से बोलता हूं, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देना। किसमें? फिब्रिन में। एक्सट्रिंसिक मतलब कि आपकी जो मॉर्फोलॉजिकल, आपका जो स्किन का सरफेस है वहां ये पाथवे चलेगी, बाहर वाली एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर ये सारे काम हो रहे होंगे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है? जैसे ही आपकी बॉडी पे कट लगा, जैसे ही कट आया, वहां के जो पेन रिसेप्टर्स हैं, वहां के जो लोकल रिसेप्टर्स हैं, वो एक्टिवेट कर देते हैं किसको? फैक्टर 3 को। वहां के जो लोकल रिसेप्टर्स हैं, वहां के पेन रिसेप्टर्स हैं, किसको एक्टिवेट करते हैं? फैक्टर 3 को। फैक्टर 3 देखिए, आपने डोमिनोज देखा है ना, आप एक को गिराओगे पूरा का पूरी लाइन गिरती जाएगी, वैसे ये हाल होता है। एक एक्टिवेट होता है, दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा एक्टिवेट होता है, तीसरे को करता है, तीसरा चौथे को, यही साइकिल चल रही होती है। थर्ड फैक्टर किसको एक्टिवेट करता है? 7th को। 7th जाकर के किसको एक्टिवेट करता है? 10th को। ये तो हो गया एक्सट्रिंसिक, बाहर वाली। और ये पता है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, ये बस एक स्पार्क होती है। स्पार्क समझ रहे हो आप? कि भाई मान लो मैं एक केस सिनेरियो आपको बताता हूं कि घर में 10 मर्द हैं, बड़े बड़े, ठीक है, और एक बच्चा है छोटा सा, और एक बच्चा है और एक फादर है उसके। वो जो छोटा बच्चा है उसके फादर को कोई वहां पे जाके परेशान कर रहा है, मोहल्ले में गाली दे रहा है। वो छोटा बच्चा देखा, छोटे बच्चे ने कोशिश की छुड़ाने की, और छोटे बच्चे ने बोला कि छोड़ दो मेरे पापा को, ऐसा नहीं करो मेरे पापा के साथ। लेकिन छोटा बच्चा तो भाई
उतना काबिल नहीं है, उतना काम नहीं कर सकता। वो दौड़ के जाएगा कहाँ पे? अपने 10 भाइयों को बताने के लिए कि वहां पे पापा के साथ बदतमीजी हो रही है। और वो जब 10 भाई जाएंगे तो फिर आप समझ सकते हो कि जो बदतमीजी कर रहा होगा उसका क्या हाल होने वाला होगा। यही सेम सिचुएशन होती है। एक्सट्रिंसिक पाथवे बस एक स्पार्क होती है। जैसे ही फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है वैसे ही इंट्रिंसिक पाथवे इस फैक्टर 10 को पूरी और बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट करने का काम करती है। ये मेजर रोल प्ले करती है ज्यादा से ज्यादा फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाया जा सके। बात होगी अभी इसकी। अब इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है? इंट्रिंसिक पाथवे मैंने बताया ये अंदर की बात है सब, अंदर के जो एंडोथेलियल सेल्स हैं हमारे ब्लड वेसल्स के, जैसे ही प्लेटलेट्स उनके कांटेक्ट में आते हैं वो फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देते हैं। फैक्टर 12 किसको एक्टिवेट करता है? फैक्टर 11 को। फैक्टर 11 किसको करता है? फैक्टर 9 को। और फैक्टर 9 फिर से जाकर के किसको एक्टिवेट कर देता है साहब? फैक्टर 10 को। अब ये फैक्टर्स कर क्या रहे हैं? ये जो 10वां है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या करता है कि जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। किस फॉर्म में? प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में। अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने के लिए एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज, वो 10th फैक्टर उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे ये प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन। इट्स ऑल्सो प्रोटीन, थ्रोम्बिन इज ऑल्सो प्रोटीन, ये तो आप समझ रहे होगे। अब जैसे ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन एक्टिवेट्स फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। अब एक बात आप बात ध्यान से देखो, जेन मतलब ये जहां पे भी जेन लगा रहेगा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। फिब्रिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, जेन 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 जहां पे आ रहा है इसका मतलब क्या? वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दैट प्रोटीन है, दैट एंजाइम है। जैसे ही फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, अब यहां पे मजा आ गया बॉडी को। क्यों? क्योंकि फिब्रिन एक ऐसी रस्सी है, एक ऐसा गांठ है कि जो प्लेटलेट्स पड़े हुए हैं, प्लेटलेट प्लग्स पड़े हुए हैं, उनको वहां जाकर के कस के बांध देता है ताकि वो इमूवेबल हो जाए, ताकि जो हमारा ब्लड फ्लो पीछे से आ रहा है वो उनको तोड़ करके बाहर ब्लड को ना भेजना शुरू कर दे। ये बात आप समझ रहे हो? थ्रोम्बिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। थ्रोम्बिन को फैक्टर 2 भी कहा जाता है और फिब्रिन को फैक्टर 1 भी कहा जाता है। ये थ्रोम्बिन ने तो एक्टिवेट किया फिब्रिनोजेन को फिब्रिन के फॉर्म में, लेकिन एक और काम करता है ये कि थ्रोम्बिन एक पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको? फैक्टर 11 को, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्टर 9 प्रोड्यूस हो सके और उसके वजह से ज्यादा फैक्टर 10 प्रोड्यूस हो सके। और जैसे ये फैक्टर 10 प्रोड्यूस होगा, प्रोथ्रोम्बिन से ज्यादा थ्रोम्बिन बनेगा। मतलब थ्रोम्बिन अपने आप को बनवाने के लिए किसको एक्टिवेट कर रहा है? फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये बात, ये जो पाथवे है ये थोड़ा सा लोगों को परेशान करती है। लोग समझते नहीं है कि यार क्या ये फैक्टर। तो ये फैक्टर्स तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको फैक्टर 10 पूछा जा सकता है, आपको प्रोथ्रोम्बिन पूछा जा सकता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन के फॉर्म में। थ्रोम्बिन को कौन सा फैक्टर कहते हैं? 2 फैक्टर कहते हैं। अब देखिए मैंने किस तरीके से इसको रिमेंबर किया है, याद किया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? फैक्टर 10th। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हमने अपनी जिंदगी में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम क्या दिया था? क्लास 10th का हाई स्कूल जब होता है, हम पास कर रहे होते हैं, तो ये जितने भी आजू बाजू के हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, सब में एक ना एक डंडी लगी हुई होगी। डंडी मतलब 3 में 3, 7 में VII, इस तरीके से। इंट्रिंसिक में भी आप देख सकते हो कि 12th है, 11th है, 9th है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो अकेला है 10th। ठीक है, और यही एक्टिवेट कर रहा है बाकी चीजों को। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज और क्या लिखी हुई है कि एक्टिवेट्स मोर फैक्टर 11 विच इन टर्न एक्टिवेट मोर प्लेटलेट्स। कि भाई फैक्टर 11 तो फैक्टर 10 को भी एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन फैक्टर 11 एक और क्या काम करता है कि और ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स की भी रिक्रूटमेंट करना शुरू कर देता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो एक बार हम लोग इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई होता क्या है। पहली बात, कट लगा, प्लेटलेट्स वहां पे पहुंचे, प्लेटलेट्स ने सिग्नल दिया, तुरंत इंट्रिंसिक पाथवे शुरू हो गया। और एक्सट्रिंसिक पाथवे तो पहले ही शुरू हो जाता है जैसे ही कट लगता है। टिश्यू फैक्टर या लोकल रिसेप्टर्स वहीं से टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, वो 7th को एक्टिवेट करता है, 7th 10th को एक्टिवेट करता है। इट्स अ स्पार्क, जैसे ही एक्टिवेट होगा इंट्रिंसिक पाथवे भी एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन दे विल बोथ एक्टिवेट फैक्टर 10। फैक्टर 10 will activate prothrombin into thrombin. Factor 10 will convert prothrombin into thrombin, और thrombin with the help of calcium ion फिब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? फिब्रिन में। और यही फिब्रिन मेश लाइक स्ट्रक्चर, रस्सी लाइक स्ट्रक्चर बांध देंगे किसको? जाकर के प्लेटलेट को, प्लेटलेट प्लग बना देंगे। आपने देखा होगा वो ब्लैक कलर का स्कम फॉर्मेशन होता है, वो ये फिब्रिन की वजह से होता है। ये बहुत टाइट, बहुत इम्पेकेबल स्ट्रक्चर होता है।
यहां क्या लिखा हुआ है, दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स रोम अराउंड इन प्लाज्मा। ये मैंने आपको क्या बोला था कि प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड लिवर विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। ये पूछा गया था नीट में कि ये फैक्टर्स कहां प्रोड्यूस होते हैं साहब, ये फैक्टर्स प्रोड्यूस कहां होते हैं, लिवर में। घूम कहां रहे होते हैं, प्लाज्मा में। कौन सा विटामिन इसेंशियल है इन फैक्टर्स को बनाने के लिए, विटामिन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि भाई क्लॉटिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, कट लग गया तो क्लॉट हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बुरी चीज़ कब बन जाती है, थ्रोम्बोसिस एक प्रॉब्लम होती है। जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में एब्रप्टली ये एक्टिवेट हो जाता है ये थ्रोम्बिन, और उसके बाद से ये क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है। सबसे ज़्यादा जितने लोग हीमोफीलिया से नहीं मरते हैं, जितने लोग प्लेटलेट्स की कमी से नहीं मरते हैं, उतने उससे ज़्यादा लोग मरते हैं इंटरनल क्लॉटिंग की वजह से। ब्लड में, हार्ट में क्लॉटिंग हो गई, हार्ट के वेसल्स, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो गई, हमारी बॉडी के कहीं और पार्ट में क्लॉटिंग हो गई। तो उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए हमारी बॉडी ने एक सिस्टम अपनाया है। क्या सिस्टम अपनाया है कि जितना, जब एक ये थ्रोम्बिन का एक थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड लेवल होता है, जैसे ये थ्रोम्बिन एक थ्रेशोल्ड लेवल पे चला जाता है ना, वो एक और प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगता है, एक और एंजाइम प्रोड्यूस करने लगता है जिसका नाम है एंटी थ्रोम्बिन। ये काउंटर इंट्यूटिव थोड़ा लग सकता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। थ्रोम्बिन अपने आप को ही दबाने के लिए एक शस्त्र प्रोड्यूस करता है जिसका क्या नाम है, एंटी थ्रोम्बिन। और एंटी थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन का लेवल गिरा देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से एब्रप्ट क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अब मान लीजिए क्लॉट अगर बन गया तो क्लॉट को डिसॉल्व करने की भी जरूरत है। आप देखते हो जो स्कम बनता है वो हमेशा तो नहीं रहता, वो डिसॉल्व हो जाता है। अब वो डिसॉल्व कैसे होता है, डिसॉल्व कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि जो स्कम का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा एज इट इज़ नहीं रहता है, उसको हटा दिया जाता है। या बॉडी में अगर एब्रप्ट क्लॉटिंग हो रही है तो उसके लिए भी हमारी बॉडी में रामबाण है, मैंने बताया एंटी थ्रोम्बिन के फॉर्म में। अब ये देखिए अगर क्लॉट बन गया, उस क्लॉट को वहाँ से हटाना है तो क्या होता है, ज़्यादा अगर थ्रोम्बिन प्रोड्यूस हो जाता है हमारी बॉडी में तो वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मिनोजेन। अब देखो जेन यहाँ लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या कि इट्स एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म। इसको एक्टिवेट कौन करता है, एक्सेसिव लेवल ऑफ थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन का जब एक्सेसिव लेवल होगा तो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट हो जाएगा, और प्लाज्मिनोजेन किसको एक्टिवेट कर देता है, प्लाज्मिन को। और यही प्लाज्मिन फिर जाकर के क्या करता है, फिब्रिन के जो स्ट्रैंड्स बने हुए हैं उनको डिसॉल्व करना, उनको खत्म करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। वहां पे उनको वो जो स्ट्रैंड्स, वो जो रस्सी है उसको धीरे धीरे हल्का 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 क्या करता है, उसको डिसॉल्व कर देता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिब्रिनोलाइसिस। तो फिब्रिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिब्रिन किस तरीके से काम किया, थ्रोम्बिन किस तरीके से काम किया, कैल्शियम के क्या इंपॉर्टेंस है, विटामिन के की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लेटलेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली कि भाई किस तरीके से हमारी बॉडी में क्लॉटिंग होती है। अब हम लोग थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, तैयार रहिए और एकदम दिमाग लगा करके कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने सारे सवालों का जवाब दिया या नहीं, और अगर नहीं दिया तो कहाँ चूक हो गई, कहाँ आपको समझ में नहीं आया, ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसको आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हाँ सर, देखिए इस टॉपिक से ज़्यादा नीट में क्वेश्चन आए नहीं हैं हाल फिलहाल में, आ सकते हैं। आपको जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। एक क्वेश्चन आया था नीट में, रिमूवल ऑफ कैल्शियम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप भी मेरे साथ सॉल्व करें। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड। जब कैल्शियम को अगर हम फ्रेशली कलेक्ट किए किसी पेशेंट से या फिर किसी भी इंसान से, ब्लड को हमने कलेक्ट किया है, तो अगर उसमें से कैल्शियम रिमूव्ड हो या कैल्शियम रिमूव कर दिया जाए, ना रहे, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कॉज्ड डिलेड क्लॉटिंग, बी है प्रिवेंट क्लॉटिंग, सी है कॉज इमीडिएट क्लॉटिंग, या डी है प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। मैं आपको 5 सेकेंड देता हूं, आप सोचो। ठीक है, अब बताओ, आ रहा है समझ में क्वेश्चन का आंसर आया। आंसर इसका होगा बी, प्रिवेंट क्लॉटिंग। क्यों, क्योंकि हमने देखा है ना कि कैल्शियम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ने क्या किया था, कैल्शियम ने थ्रोम्बिन की हेल्प की थी, किसको, फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करने में, किसमें, फिब्रिन में। और कैल्शियम एक और काम करता है, मैंने वीडियो में मेंशन नहीं किया, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, या प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो कैल्शियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आयन इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये नीट का क्वेश्चन था, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड यही क्वेश्चन मुझे आप दिख रहा है। मैं अपने तरफ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि क्वेश्चन कौन सा आया था नीट में, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट में सवाल किस तरीके के आ सकते हैं। आगे वाली वीडियोज़ में अपने तरफ से भी
क्वेश्चंस बहुत सारे इंक्लूड करूँगा, लेकिन आज की वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा और आपने अगर सही जवाब दिया तो वेरी गुड, अगर नहीं दिया है तो फिर से वीडियो को देखें अच्छे से ध्यान से, ठीक है। अब अगली वीडियो आएगी सर्कुलेटरी सिस्टम पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे बहुत सारे नीट में सवाल आए हैं, तो हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।